वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के अंदर हमारे सवाल आपके जवाब की ये प्रतिदिन 50 प्रश्नों की जो क्लास होती है रोजाना 9 बजे आपको प्राप्त होती है। आज क्लास नंबर 159 नंबर क्लास है। निरंतर आपको ये क्लास मिल रही है। जिस दिन नहीं मिल रही है उस दिन आपको करंट की क्लास मिल रही है। तो स्टार्ट करें इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, नगाड़ा दुर्ग के नाम से नगाड़ा दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नगाड़ा दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो नगाड़ा दुर्ग के नाम से किसको जाना जाता है? तो नगाड़ा दुर्ग कहते हैं नागौर को। नागौर दुर्ग कहां पे है? नागौर के अंदर है। और इसका प्राचीन नाम था अहिच्छत्रपुर। क्या था? अहिच्छत्रपुर था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये नगाड़ा दुर्ग, आपने नाम सुना होगा अमर सिंह राठौड़। ये अमर सिंह राठौड़ मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का पुत्र था। जसवंत सिंह का पुत्र था। एक गज सिंह था, एक अमर सिंह था। गज सिंह को अगला शासक बना दिया और अमर सिंह राठौड़ को नागौर रियासत दे दी गई। तो यहाँ पे 16 खंभों की इसकी छतरी बनी हुई है। तो नागौर दुर्ग के बारे में अच्छे तरीके से याद रखना। निम्न में से कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा किला है? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ का किला कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। और जब भी नाहरगढ़ की बात आए तो हम ये भी पढ़ते हैं नाहरगढ़ अभयारण्य भी है। और इस नाहरगढ़ अभयारण्य के अंदर ही दुर्ग कौन सा है? नाहरगढ़ है, जो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान घोषित हुआ था। कौन सा? नाहरगढ़। नाहर सिंह भौमिया ने इसका निर्माण करवाया था। और इस नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह के द्वारा, अपनी पासवानों के द्वारा करवाया गया। और इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो स्वाई जय सिंह ने करवाया। तारागढ़ दुर्ग एक बूंदी में है, एक अजमेर में है। बाला किला अलवर के अंदर है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, चिड़िया टूक पहाड़ी पे। गणेश पोल एक विश्व प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है, यह स्थित है। काफी चर्चा में रहता है, ये प्रश्न पेपर में आता है। गणेश पोल तो ये आमेर किले का प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। तो पोल वैसे हर एक दुर्ग में होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक इंपॉर्टेंट हो। मुख्य मुख्य कई बार एग्जाम में वो पूछ लेता है, कई बार प्रसिद्ध हो जाता है, या कोई समारोह होता है, महोत्सव होता है, या किसी कारणवश से चर्चा में होता है, वो पोल पूछा जाता है। राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? तो हमें पता है कि नाहरगढ़ जयपुर के अंदर जैविक उद्यान स्थित है। अब दो चीजें हमेशा याद रखना, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान घोषित कौन सा हुआ था? वो नाहरगढ़। लेकिन बना कौन सा था? पहले का उद्घाटन हुआ था सज्जनगढ़ का, जो कहां पे है? उदयपुर में। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग किस जिले में? सिंपल से प्रश्न है और आसान से दुर्गों से आपको प्रश्न देखने को मिले, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाएं दुर्गों पर है। तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। कांकनवाड़ी का किला किस जिले में है? कांकनवाड़ी का किला किस जिले में है? सिंपल सा प्रश्न, कांकनवाड़ी का किला किस जिले में? कई बार सिंपल प्रश्न भी दे रहे होते हैं, क्योंकि कई एग्जाम ऐसे हैं जहां पे नॉर्मल से प्रश्न आ रहे हैं, उतना ही पता होना चाहिए। कई बार इतने गहराई में चले जाते हैं कि पता इतना ही नहीं होता है, तो वो नुकसानदायक होता है। ये कहां पे है? अलवर में। कांकनवाड़ी का किला कहां पे है? अलवर में। भरतपुर में बात करें तो भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग है। जालोर में जालोर दुर्ग कह दो, सुवर्णगिरी कह दो, कांचनगिरी कह दो। और बीकानेर में जूनागढ़ का किला स्थित है। राजस्थान का वह दुर्ग जहां मुगल बादशाह ने अपने पुत्र सलीम को नजरबंद किया था। राजस्थान का वह दुर्ग जहां पे मुगल बादशाह ने अपने पुत्र सलीम को नजरबंद किया था। अब मुगल बादशाह कौन सा? अकबर। अकबर ने किया था। और सलीम, जिसको हम जहांगीर कहते हैं, ठीक है, नजरबंद किया था। वो किला कौन सा था? बाला किला। बाला किला कहां पे? अलवर में। अब ऐसे ऐतिहासिक किले बस प्रसिद्ध है कि अकबर ने अपने पुत्र सलीम को नजरबंद किया था और बाबर एक रात रुका था, बाला किला प्रसिद्ध हो गया। और अपने बाला किला अलवर के अंदर। रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में। आन बान शान का प्रतीक, या आन अमीर की और न्याय की छतरी बनी हुई है 32 खंबरों की। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पे है और खास बहुत महत्व का है। 2013 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ही नहीं किया गया, इतना जबरदस्त किला था। डीग का किला भरतपुर में है, बदन सिंह ने बनवाया था, बाद में सूरजमल जाट ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, तो डीग का किला शुरुआत बदन सिंह ने बनाया था, भरतपुर का किला सूरजमल जाट ने बनवाया था। बाला किला कहां स्थित है? फिर प्रश्न आगे, कुछ एक प्रश्न नॉर्मल है कई बार, लेकिन कंटिन्यू जो क्लासें देख रहे हैं ना, उसको लड़ी बनती जाती है क्वेश्चन। बाला किला अलवर के अंदर है। स्वाई जय सिंह ने राजस्थान के किस शहर में वेधशाला स्थापित की? जयपुर के शासक को ले लो या जयपुर का इतिहास ले लो, बड़ा फेमस है, प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। तो स्वाई जय सिंह, पहले तो याद रखना, ये स्वाई जय सिंह का जन्म 1688 में हुआ था और ये 1700 पर गद्दी पर बैठा था और 1743 तक इसने राज किया था। 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था और इसको स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ठीक है,
अब इसने 5 वेधशालाएं बनाई पूरे भारत में, जैसे दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन और वाराणसी या बनारस, 5 बनाई। इसमें सबसे बड़ी जयपुर की जंतर मंतर थी, सबसे प्राचीन दिल्ली वाली थी। तो कहाँ बनाई? इसने राजस्थान में जयपुर में बनाई थी, जिसे 2010 में विश्व यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मृत्यु भोज होता है उसको हम क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। शोक कब बनाते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ये भी आप जानते हो। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से है। शारदा एक्ट जो अब 2006 से इसके नियम में परिवर्तन हुआ है। 18 वर्ष बालिका और 21 वर्ष पहले भी था, लेकिन पहले शारदा एक्ट के नाम से था। अभी 2006 में 2006-7 में 18-21 हो गया और अब भी परिवर्तन किया जा रहा है। अभी अगर क्लियर हो जाता है, कानून बन जाता है, तो महिलाओं की आयु भी 21 वर्ष कर दी जाएगी। हरविलास शारदा जो एक्ट था। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? अब इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना। कन्यावध कैसे? कन्या कैसे कोटा? कैसे कन्या कैसे कोटा? सबसे पहले डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? डाकण प्रथा मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो भील व मीणा जाति में पाई जाती है। डाकण प्रथा मुख्य रूप से भील व मीणा। डाकण क्या होती है? कई बार महिलाएं आपस में लगती है ना, तो आपस में गाली गलौज करती है, डाकण सीर, इया सी, डाकण सी, ऐसे करती है। डाकण का मतलब क्या होता है? पहले होती थी डाकण प्रथा। सबसे पहले उदयपुर ने इस पे बैन लगाया था कि जब किसी में भूत प्रेत वगैरह की छाया आ जाती है तो उसको फिर समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था या उसको मार दिया जाता था। वो डाकण होती थी। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाते थे उन्हें क्या कहते थे? विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते थे उन्हें क्या कहते? उन्हें कहते हैं बरी पलड़ा। बरी पड़ला कहते हैं। जिसका विवाह हो गया उसको पता होगा, या काफी समय हो गया वो भूल गया होगा। जिसका विवाह होगा वो उसको याद रखना भी। जब विवाह का समय आएगा तो वधू पक्ष के लिए वर पक्ष द्वारा आभूषण ले जाए जाते हैं, उन्हें बरी पलड़ा कहते हैं। बाकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब उस लड़के का विवाह होता है तो वो बड़ी खुशियों से मस्ती में घूमता है, बड़ा जोश होता है उसको कि मेरी शादी होने वाली। क्योंकि घर वाले सारा कुछ काम करते हैं, फिर मम्मी पापा मामा वो ये आभूषणों को तैयार करते हैं, क्या क्या ले जाते हैं, क्या नाम है उसको, तो 2-3 दिन तो चुन भी नहीं खुलती। उसके बाद में पता चलता है हाँ भी ब्याह शादी ऐसी होती है। किस प्रथा के अनुसार किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? हर एक समाज में नहीं होता है। आप सोचो भी, हर समाज में होता है कि पत्नी छोड़ के अपने पति को छोड़कर दूसरे अन्य पुरुष के साथ रहे। सभी में नहीं होता है, कुछ एक में होता है। पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, वो नाता प्रथा होती है। कौन सी? नाता प्रथा होती है। डावरिया प्रथा, जब एक लड़की के विवाह के साथ कुछ महिलाओं को, डावरिया प्रथा जब एक लड़की का विवाह होता है तो उसके साथ कुछ लड़कियां जाती है, वो डावरिया प्रथा होती है। मौसर आपको बता दिया कि मौसर जब मृत्यु संस्कार के समय होता है। सामेला जब वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के जब घर पे आता है तो उसकी अगवानी की जाती है, वो सामेला होता है। विवाह से संबंधित रस्म है इसमें, देखो कांकन डोरा होता है, हरानवी भी होती है, बरी पलड़ा, अभी बरी पलड़ा आपको मैंने बता दिया। तो प्रयुक्त सभी विवाह से संबंधित। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। मृत्यु से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, जन्म से संबंधित है। आपको ये रस्में पता होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक जीवन की कहानी है ये सारी। हम परिवार में रहते हैं, समाज के बंधन में रहते हैं, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में तो आती है, हमें वैसे भी पता होना चाहिए। इस संस्कृति, इस सामाजिक प्रथा को ध्यान दिलाने के लिए एग्जामिनर प्रश्न देता है। राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी? तो सभी जानते हैं सती प्रथा सबसे ज्यादा जो थी राजपूतों के अंदर थी, क्योंकि राजपूतों का ये सिस्टम था, सारा क्षेत्रीय राजपूतों का था। तो राजपूतों में सबसे ज्यादा सती प्रथा थी और फिर रोक लगाई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगी थी। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाने वाला नृत्य। और मैं आपको जो कंटिन्यूज मेरी क्लास देख रहा है, बार बार मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं कि जब नगाड़े बजेंगे, बम बजेंगे और झांझ बजेगी तब पुरुष ही नाचेंगे। ठीक है, महिलाएं तो छोटी सी मंजीरा पर भी नाच सकती है, लेकिन पुरुष बम नृत्य, नगाड़े बजाए जाते हैं, नौबत बजाए जाते हैं, झांझ बजाए जाते हैं, तब ही नाचते हैं। और ये कौन सा है? बम रसिया।
कौन सा? बम्ब नृत्य है अलवर भरतपुर क्षेत्र में, या कहें मेवात क्षेत्र में बम्ब नृत्य होता है। एक सूत्र याद रखना भरतपुर का, रब नोच। क्या याद रखना है? रब नोच, ये मेवात क्षेत्र के नृत्य है। रह से रसिया, बै से बम, नो से नौटंकी, जैसे चार वेद। जैसे चार वेद कला टोंकी प्रसिद्ध है, या इसको क्या? चरकुला, चरकुला हो जाएगा, चार वेद टोंकी है। इस नृत्य में कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है। किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है? तो कलात्मक का मतलब क्या होता है कि चमत्कारिक चीजें करना, जैसे तलवार की नोक पर नाचना, थाली या जो कांच होते हैं वहां उस पे नाचना, चलते चलते नाचते नाचते कमल का फूल बना देना, ऐसे सर पर 10, 20, 50, 111 इतने इतने मटके रखकर नृत्य करना, वो नृत्य होते हैं भवाई नृत्य। ये इंडोनी, पणिहारी और बागड़िया कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। भवाई जाति निवास करती है। भवाई जाति, सबसे पहले प्रश्न आएगा भवाई नृत्य कौन करता है? भवाई जाति। और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध है, एक व्यवसायिक नृत्य है, चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों और विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी को अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था? जिसे हम प्रताप बाईसी कहते थे, गंधर्व बाईसी कहते थे। एक शासक आया था स्वाई प्रताप सिंह, जिसने हवा महल का निर्माण करवाया था, जिसके समय तमाशा नाट्य शैली शुरू हुई थी। उसके दरबार में 22 प्रकार के संगीत विद्वान रहते थे, इसने गंधर्व बाईसी कहा जाता था। कनाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य, कल परसों ही मैंने बताया था, गेर नृत्य जो है वो कनाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में मेवाड़ का प्रसिद्ध है, करंट में भी मैंने आपको बता दिया। महिलाओं व पुरुषों द्वारा निम्नलिखित में से दो अर्धवर्तों में अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। अब सीधा ही प्रश्न आ गया कि बिना वाद्य यंत्र के जो नृत्य किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा होता है? वालर नृत्य। किस जाति में प्रसिद्ध है? ग्रासिया में। जिला विशेष पूछे तो सिरोही के आसपास क्षेत्र में ये किया जाता है। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। विवाह के अवसर पर गणपति, क्योंकि सबसे पहले हम जब भी विवाह या कोई भी अवसर होता है सबसे पहले गणेश जी को बनाते हैं, खास करके विवाह में कोई विघ्न न पड़े। स्थापना के पश्चात रात्रि को ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसको कहते हैं मोरिया नृत्य। कौन सा? मोरिया नृत्य। निम्न में से सहरिया जनजाति का नृत्य है, ये तो आसान से आप बता दोगे। सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा? शिकारी नृत्य। एक ही खास करके नृत्य है शिकारी, ठीक है। किसका? सहरिया, क्योंकि ज्यादातर नृत्य आपको भील और ग्रासिया के ज्यादा नृत्य मिलेंगे। श्री जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? श्री जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार प्राचीन जैन धर्म से संबंधित पांडुलिपि के ग्रंथ हैं, वो जैसलमेर जिले के अंदर है। लेकिन पोथी खाना पूछे, पोथी खाना कहां स्थित है? तो पोथी खाना संग्रहालय है वो जयपुर के अंदर है। गोराधाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नाम सुना होगा गोराधाई, इसे मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है, जिसने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से दुर्गादास राठौड़ की सहायता से बचाया था। तो राजा अजीत सिंह ने गोराधाई की छतरी का निर्माण करवाया था। उदयपुर में आहड़ की छतरियां कहां पर स्थित है? उदयपुर में आहड़ की छतरियां कहां पर स्थित है? आहड़ की छतरियां का संबंध किससे है? तो आहड़ की छतरियों का संबंध सिंसोदिया से, क्योंकि कछुआ की छतरियां शासकों की मिलेगी जयपुर में गेटोर में, चौहानों की कोई फिक्स नहीं है, वैसे अलग अलग है, राठौड़ों की आपको मंडोर में मिलेगी। तो ये आहड़ की बात कर रहे हैं तो वंश कौन सा आ जाएगा? सिंसोदिया कह दो, गोहिल वंश कह दो। 66 छतरियों से युक्त शारबाग किस शहर में स्थित है? शारबाग की छतरियां हैं, और कितनी छतरियां युक्त है? ये मुक्त नहीं है, 66 छतरियां। तो ये कहां पे? बूंदी में। शारबाग कहां पे है? बूंदी के अंदर। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? कागा की छतरियां, तो कागा की छतरियां कहां पे है? जोधपुर के अंदर। 19वीं शताब्दी में सुरमाल दास ने किस जनजाति के जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयास किया था? 19वीं शताब्दी में सुरमाल दास जी थे, उन्होंने किस जनजाति के जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयास किया था? तो उन्होंने किया था भील जनजाति, क्योंकि लगभग भील मीणा जनजातियों के लिए बहुत सारे जो गुरु थे या विद्वान थे या कह सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के संत महात्मा कोई भी थे, उन्होंने योगदान दिया। घने वनों में निवास करने वाले सहरिया परिवार पेड़ों पर या
बल्लियों पर मचान नुमा छोटी झोपड़ी बनाते हैं जो कहलाती है। घने वन होते हैं, उनके ऊपर ऐसे जुड़े होते हैं ना वन, उनके ऊपर परिवार पूरा ही पेड़ों पर या बल्लियों के ऊपर इन पर मचान नुमा छोटी झोपड़ी बना लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है गोपना कहा जाता है, या फिर तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये तीनों ही है। गोपना भी कहते हैं इसको, कोरवा भी कहते हैं और टोपा भी कहते हैं, तो प्रयुक्त सभी, यानी गोपना, कोरवा, टोपा एक ही चीज है। पुरातात्विक रूप से राजस्थान में कायस्थ जाति का पहला उल्लेख किस लेख में हुआ? तो कायस्थ जाति का पहला उल्लेख किस लेख में हुआ? कंसवा का 738 ईस्वी का लेख है, उसमें हुआ। पंचवाड़ा क्या था? पंचवाड़ा क्या था? तो पंचवाड़ा क्या था? मीणों के प्रसिद्ध 5 कबीले थे, उसको पंचवाड़ा कहा जाता है। मिलाला से क्या तात्पर्य है? मिलाला से क्या तात्पर्य है? भीलों की उपजाति है मिलाला। मिलाला क्या है? भीलों की उपजाति, क्योंकि जनजाति का टॉपिक सभी में दिया हुआ है, कांस्टेबल में है, आपके कंप्यूटर अनुदेशक है, या फिर वीडियो मैंस है, इन सब में ये जनजाति का टॉपिक खास करके दे रखा है। और अपने राजस्थान की कला संस्कृति जनजातियों से बनती है, ध्यान रखना। लगभग सारे रिवाज जनजाति सबसे ज्यादा निभाती है और कोई नहीं निभाता, इसलिए जनजातियों का टॉपिक पढ़ना जरूरी है। उनके समाज को क्या कहते हैं, देवता को क्या कहते हैं, देवी को क्या कहते हैं, सारी चीजें, रीति रिवाज जितने भी। बाखर बावजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? बाखर बावजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो ग्रासिया के माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, मुखी डामोर जनजाति का मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। गमेती अनेक वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया होता है, ये भी सही है। कोतवाल कंजर जनजाति का मुखिया होता है, ये गलत है। और तद्वी एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव होते हैं, ये भी सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले थे कैलाशनाथ वंश, क्योंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो होता है 62 वर्ष तक होती है, ठीक है, 62 वर्ष तक रह सकते हैं। तो सबसे लंबा था कैलाशनाथ वंश। और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, यानी कमलकांत वर्मा। और वर्तमान में कार्यवाहक रूप में काम करे हैं मोहन मनिंदर श्रीवास्तव। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्सन के काल में कब जिला कलेक्टर पद सर्जित हुआ? ये बार बार प्रश्न आता है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जिला कलेक्टर का पद कब सर्जित हुआ था? तो जिला कलेक्टर का जो पद सर्जित हुआ था 1772 में। किस विद्वान ने कहा कि जिला कलेक्टर एक कछुए की भांति है जिस पर केंद्र सरकार रूपी हाथी का बोझ पड़ा है? जिला कलेक्टर एक कछुए की भांति है जिस पर केंद्र सरकार रूपी हाथी का एक बोझ पड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था। किसने? रेमजे मैकडोनाल्ड। जिला कलेक्टर, जिसको पहले जिलाधीश कहते थे, ध्यान रखना, जिला कलेक्टर कहते हैं ना, पहले जिलाधीश। तो जिलाधीश जिला कलेक्टर एक ही बात है। संभागीय आयुक्त पद का सृजन कब किया गया? संभागीय आयुक्त, देखो 7 संभाग है अपने वर्तमान में राजस्थान के अंदर। तो संभागीय जो आयुक्त है ना, उसका पद 1829 में सर्जित हुआ था अंग्रेजों के समय। वर्तमान में हमारे 7 संभागीय आयुक्त है। हम बहुत बार प्रश्न आता है पेपर में कि संभागीय व्यवस्था किसने बंद की थी? मोहनलाल सुखाड़िया ने। शुरू किसने की थी? हरिदेव जोशी ने। जिले का राजस्व संबंधी मामलों में अंतिम अपीलीय अधिकारी कौन होता है? जिले के अंदर जो राजस्व संबंधी मामले होते हैं ना, उसमें अंतिम जो अपीलीय अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो वो होता है जिला कलेक्टर, ठीक है, क्योंकि जिले का मजिस्ट्रेट भी जिला कलेक्टर होता है। और जिले में जब चुनाव होते हैं तो निर्वाचन अधिकारी भी जिला कलेक्टर होता है। कब राज्य विधानसभा में पंचायती राज महिला आरक्षण विधेयक द्वारा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया? महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया 25 मार्च 2008 को। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में नगर निगम नहीं है? तो टोटल अपने नगर निगम 10 है। देखो, उदयपुर में भी है, कोटा में भी है, जोधपुर में बीकानेर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आएगा। सभी सत्य है, ऐसे लिखना था, लिखा, क्योंकि उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। जयपुर में एक और बढ़ा लो 8, जोधपुर में एक बढ़ा लो 9, कोटा में एक बढ़ा लो 10, टोटल 10, यानी जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 है। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय राजस्थान में कहां स्थित है? राजस्थान में एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि लगभग बोर्ड जितने ही है ना, कोई एक आध अपवाद छोड़ के सब जयपुर के अंदर है।
जैसे पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र है, वो एक कला केंद्र है, सांस्कृतिक है, तो उसका उदयपुर में। जैसे बाकी पोथी खाना और जैसे कोई अनुसंधान है वो अलग बात है, बाकी बोर्डों के अपने जयपुर में ये सारे। मंगलियों से क्या आसे है, मंगलियों, मंगलियों से क्या आसे, नाम सुना होगा। पश्चिमी राजस्थान में तो जब सुनते हैं उनको लगभग पता होता है मंगलियों, कहते हैं ना मिन्ना को घड़ो बनाना है, जिससे किसी मृतक को सब मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो 1 महीने बाद एक पानी का घड़ा भराया जाता है, कहते मंगलियों बनाना है। मृतक के द्वादशी की क्रिया में आने वाली मिट्टी का पात्र, यानी 11वें दिन भी होता है, वैसे महीने बाद भी मिट्टी का घड़ा, यानी मंगलियों जिसको कहते हैं। वैसे घरों में भी मटका रखते हैं, उसको सीधी आम भाषा में कहते हैं मंगलियों। बुजुर्ग कहते थे अब तो डिजिटल इंडिया दुनिया पढ़ने लगी हुई, अंग्रेजी आने लगी, सीधा आजकल तो मटका कहने लगे, या मटके की जरूरत नहीं पड़ती है आजकल, तो शुद्ध पानी की आरओ की वगैरह की आजकल घर में जरूरत होती रहती है, लगभग सभी यूज करने लगे। मंगली का थल क्या है, मंगली का थल क्या है, मंगली का थल क्या है, जैसलमेर के आसपास का भूभाग है मंगली का थल। मैदे में घी शक्कर मिलाकर बनाई जाने वाली रोटी क्या कहलाती है, मैदा हो ना मैदा, उसमें घी और शक्कर मिलाकर बनाई जाने वाली रोटी क्या कहलाती है, तो मंड को कहलाती है। ये राजस्थानी भाषा के शब्द है, प्योर अपने राजस्थानी वाले नहीं बोलते, कोई अपने मिक्स बोलते हैं सारे, तब ये शब्द हमें बहुत ही कम पता है। बोझ भार ऊंचा कर लाते समय सिर पर बांधा जाने वाले कपड़े को क्या कहते हैं, आपको पता होगा कि जब महिलाएं सर पर घड़ा रखती है तो उसके पीछे या तो कोई चुन्नी वगैरह का बना के रख लेती है, जिसको इडूनी कहते हैं वैसे, या कोई सर पर बोझ रखा है तो उसको भारपुर कम करने के लिए, वो लगे नहीं या बोझ कम करने के लिए, उसको राजस्थानी भाषा में कहते हैं मंडासो। क्या कहते हैं, मंडासो। और मंजीर क्या है, मंजीर क्या है, देखो मंजीर क्या है, पैरों में पहना जाने वाला आभूषण विशेष है और एक प्रकार का विशेष है वस्त्र विशेष है, तो एक व दो दोनों। देखो एक मंजीरा होता है वो वाद्य यंत्र होता है, तत्व वो घनवाद्य यंत्र है, लेकिन मंजीर कह रहे हैं ये मंजीर, तो मंजीर क्या होता है, पैरों में पहने जाने वाला आभूषण विशेष और एक प्रकार का वस्त्र विशेष। ये 50 प्रश्न होगी। थोड़े से आज खूब सारी मैंने शब्दावली और राजस्थानी शब्दों को काफी इसमें प्रश्न आए हैं, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आते रहते क्योंकि 9 बजे की क्लास है, 50 क्वेश्चन आपको देने डेली। अब 159 नंबर क्लास आ चुकी, जो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। अब ये मत सोचना कि सर कई तो विद्यार्थी अब सर इतनी क्लास कैसे देंगे, आगे देखो, आप आगे वाली सारी देखते जाओ, आपका कंप्लीट होता जाएगा, आगे देखोगे। अब ऐसे नहीं कि पहले से लग जाओ, पहले करते करते पेपर हो जाए 10 पे 12 पे पहुंचे, क्योंकि हमारी एक खासियत होती है, हम 1 महीने में 10 दिन की क्लास देखते हैं, बाकी हम देखते नहीं थे। यूट्यूब पूरा चलाएंगे, खूब चलाएंगे, फेसबुक व्हाट्सएप सब चलाएंगे, लेकिन जब हमें अच्छी चीज पढ़ने की जरूरत होती है तब हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। ये तो कलयुग, ये युग ही ऐसा सिस्टम ऐसा हो गया कि हमें जो चीज पढ़नी है वो हमें अच्छी नहीं लगती, कॉमेडी चीजें देखनी, फिल्म देखनी अच्छी लगती है, क्योंकि वो परंपरा बन गई। और आधी क्या 70% 80% दुनिया इस मोबाइल के चक्कर में आधी पागल होगी। इंस्टाग्राम निकालो वो खत्म होता ही नहीं, फेसबुक के छोटी छोटी स्टोरी निकालो, क्या खत्म होता है, कुछ खत्म नहीं था। इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते। इसलिए वीडियो देखने के बाद तुरंत प्रभाव से मोबाइल छोड़िए और किताबों को पकड़िए, क्योंकि इंपॉर्टेंट 1-2 वीडियो देखना है। जैसे अपनी करंट की क्लास सुबह देखो 9 बजे देखो, उसके अलावा कोई एक आधा किसी का देखना है देखो, बाकी मोबाइल को दूर रखो। एक कैंसर की बीमारी है ये ध्यान, क्योंकि मोबाइल 2 घंटे चला लिया उसके बाद किताब नहीं पढ़ सकते। इसलिए अध्ययन करें अच्छे तरीके से, जितना जरूरत हो मोबाइल चलाएं, बाकी उसको दूर रखें तो अच्छा है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।